ये है एज़रेक की राजधानी वॉर्जिन में स्थित मर्क्यूस एड्रियन का बंगला और ये है एड्रियन कैलिक्स। एज़रेक के मर्क्यूस जिनके हाथ में है नक्शा, जिस नक्शे पर नजर आ रहा है उनका देश एज़रेक और उसका पड़ोसी देश विहार, जिसे देखते हुए वो विचार कर रहे हैं। आजकल विहार बहुत ज्यादा गुप्तचर भेजने लग गया है एज़रेक में। हाल ही में हुए हमले में उन्होंने एज़रेक की सीमा के पास रहने वाले युवा लड़के को अपना निशाना बनाया और वो युवा लड़का है एलन पवल। वो स्वर्गीय विस्काउंट पवल का नाजायज बेटा है। हालांकि उसके पास कोई भी उपाधि नहीं है, पर फिर भी ऐसा सुना है कि वो श्रीमती पवल के साथ ही रहता था। विस्काउंट पवल का बेटा होने के अलावा और उसमें कोई भी खास बात नहीं है। वो एक साधारण सा युवा लड़का है जो साधारण सी जिंदगी जी रहा था सीमा के पास। उसकी उम्र 20 साल है और उसकी परवरिश भी बेहद साधारण सी हुई है। तो फिर मैंने जब उसे पहली बार उस दिन देखा तो वो मुझे इतना अलग क्यों लगा। मर्क्यूस को उस रात का दृश्य याद आता है जब एलन रोशनी से चमचमा रहा था और अपनी जादुई आवाज से कहता है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज से तुम मेरी हर चीज की जिम्मेदारी अपने सर लोगे। जब मैंने एलन को उस रात देखा था तो वो मुझे किसी भी तरह से कोई साधारण इंसान तो नहीं लग रहा था। आखिर ये किस तरह का राज छुपा रहा है। मर्क्यूस अपने विचारों में खोया हुआ था कि दरवाजे पर जूलियन दस्तक देते हुए कहता है, श्रीमान कैलिक्स। मर्क्यूस जूलियन से कहता है, क्या बात है जूलियन। जूलियन अंदर आ मर्क्यूस को खबर देता है, एलन पवन को होश आ गई है। मर्क्यूस पूछता है, उसकी हालत इस समय कैसी है। तो जूलियन कहता है, खैर हालत तो ठीक है, पर उसने ये कहा कि उसे उस रात होने वाली कोई भी घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं। मर्क्यूस कहता है, ये तो परेशानी हो गई। खैर श्रीमती पवल कैसी हैं? जूलियन कहता है, उनमें काफी सुधार है। मर्क्यूस पूछता है, क्या तुम्हें कुछ भी पता चला कि आखिर क्यों विहार ने एलन को निशाना बनाया? जूलियन कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, पर हम अभी तक उनका मकसद पता नहीं लगा पाए हैं और ऊपर से वो सब लोग मर चुके हैं, तो कुछ भी पता लगाना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। मर्क्यूस जाते हुए कहता है, मैं एलन से मिलने जा रहा हूँ, तुम जांच जारी रखो और उनके ठिकानों का पता लगाओ। जूलियन कहता है, जी। एलन के कमरे में एक सेविका और डॉक्टर अभी भी मौजूद थे। एलन हैरानी से पूछता है, क्या आप लोगों ने खबर छपवा दी कि मेरी और मेरी दादी माँ की मृत्यु हो गई? डॉक्टर कहते हैं, ज्यादा विस्तार से जानकारी तो तुम्हें सीधा मर्क्यूस से ही मिल सकती है, पर यह खबर छपवाने का मुख्य कारण था आप दोनों की सुरक्षा। एलन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो डॉक्टर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, खैर तुम आराम करो, इन सब बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें इस समय कुछ भी याद नहीं आ रहा, इसका मतलब तुम सदमे में हो, जो धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर जाने वाले होते हैं कि एलन कहता है, डॉक्टर कृपया मेरी दादी माँ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। डॉक्टर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देते हैं। उनके आसपास चमकती हुई रोशनी को देख एलन थोड़ा संतुष्ट हो जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद वो मन में कहता है, खुशकिस्मती से ये अच्छे लोग हैं, पर ये हमला, मेरी मृत्यु की खबर, ये सब कुछ कितने अचानक से हो गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ? नहीं, मुझे होश में रहना है, पर काश मुझे थोड़ा ज्यादा याद होता। मुझे बस इतना याद है कि दादी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। शायद उन्होंने मेरे सर पर डंडा मारा, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं। पर एक चीज है जो मुझे अभी भी साफ तौर पर याद है, एक सुनहरी बालों वाला आदमी जो चांद की रोशनी में खड़ा हुआ था। अगर वही मर्क्यूस हुआ तो, जिसने मुझे और दादी माँ को ढूंढा, अगर ये वही आदमी है। इतने में एलन को दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई देती है। एलन दरवाजे की तरफ देखता है। उसके सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसके बारे में वो अभी अभी सोच रहा था। उसे देख वो मन में कहता है, ये वही है। एलन मर्क्यूस को हैरानी से घूर घूर कर देख रहा था तो मर्क्यूस कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं, पर ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा देखकर तुम्हें कुछ तो याद आया है। धन्यवाद भगवान जी। एलन कहता है, आप क्या मर्क्यूस हो? तो मर्क्यूस कहता है, हाँ। एलन उठकर मर्क्यूस को प्रणाम करने वाला था, पर मर्क्यूस उससे कहता है, इस सब की कोई जरूरत नहीं, जहाँ बैठे हो बैठे रहो। एलन कहता है, मेरी और मेरी दादी माँ की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उन हमलावरों को भगाया, इसी कारण आज हम दोनों जिंदा हैं।
मर्क्यूस एलन की बातें सुनकर हैरान हो रहा था, क्योंकि उसने उन हमलावरों के साथ कुछ भी नहीं किया। वो मन में कहता है, क्या ये वही व्यक्ति है जिससे मैं उस रात मिला था? ये दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लग रहे। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इसमें कोई भूत घुस गया हो। मर्क्यूस बैठते हुए कहता है, चलो पहले बात कर दें। श्रीमती पवल, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, उनके दवा दारू रहने हर चीज के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। स्वर्गीय विस्काउंट पवल ने मेरे पिताजी की बहुत मदद की थी। एलन मर्क्यूस का धन्यवाद करता है। मुझे पता है तुम्हारी और श्रीमती पवल की मृत्यु का ऐलान हमने बहुत जल्दी कर दिया, पर एलन पवल, ये बात बिल्कुल साफ है कि बिहार के गुप्तचरों ने तुम्हारे बंगले में घुसपैठ की सिर्फ और सिर्फ तुम्हें निशाना बनाने के लिए। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम अभी भी जिंदा हो तो ये तुम्हारे लिए दोबारा से खतरनाक हो सकता है। एलन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर पूछता है, क्या आपको पता है कि उन्होंने मुझे निशाना क्यों बनाया? मर्क्यूस एलन की तरफ थोड़ी अजीब नजरों से देखता है और उठते हुए कहता है, बिल्कुल यही बात तो मैं तुमसे जानने के लिए आया हूँ। मर्क्यूस हवा की रफ्तार से एलन के पास जा उसके चेहरे को पकड़ ऊपर उठा उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ऐसा तुम्हारे पास क्या है जो विहार को चाहिए? एलन के चेहरे को सख्ती से पकड़ते हुए मर्क्यूस कहता है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है? एलन घबराया हुआ था। वो कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मर्क्यूस एक गहरी सांस ले पीछे हट कहता है, खैर ये तो हम पता लगा ही लेंगे, और शायद ये पता लगाने में काफी समय लग जाए। लगता है कि तुम्हें यहाँ काफी समय तक रुकना पड़ेगा। मर्क्यूस अपने कपड़े उतारने शुरू कर देता है, पर एक चीज है जो मुझे अभी इसी वक्त जाननी है। अपने कपड़े उतारो एलन। मर्क्यूस को कुछ भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि उस दिन उसने किसी भी गुप्तचर के साथ कुछ भी नहीं किया था। उसके पहुंचने से पहले ही सब लोग एलन के अलावा लाशों के रूप में जमीन पर पड़े हुए थे, और एलन चांद के सामने चांद से भी ज्यादा चमक रहा था।